नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी एएलपी परीक्षा 2026 के लिए जिनका पेपर अभी 13, 16, 17 और 18 फरवरी को है, उनके लिए टॉप 50 साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स अभी लेटेस्ट पैटर्न पर 2024 में जो आपका पेपर हुआ था एलपी का, उसी के पैटर्न पर आने वाले शिफ्टों में आपसे क्या पूछ सकता है रेलवे, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के लिए गए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैं इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के भी एक्सपेक्टेड क्लासेस कराऊंगा, उन क्लासों को भी आप जरूर से जरूर देख लेना। देखिए, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं और असिस्टेंट लोको पायलट 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखते हैं साइंस के। देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों के जोड़े के लिए नियत है, यह कौन सा नियम है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों के जोड़े के लिए नियत है, यह नियम कौन सा है? तो इसी को तो हम स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए, स्नेल का नियम होता क्या है? स्नेल का नियम आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखना, साइन आई, ठीक है, अपॉन साइन आर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, इक्वल टू N2/N1। ये जो है स्नेल के नियम का सूत्र होता है, आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? भाई बताइए, नींबू के रस में जो खट्टा स्वाद होता है वो किसकी वजह से होता है? तो देखिए, नींबू का रस जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेमन जूस यानी नींबू के रस की अगर बात करें पीएच मान की, तो इसका पीएच मान लगभग 2.2 होता है और आप सभी को पता है कि 7 से जब कम किसी का पीएच मान रहता है तो अम्लीय होता है और अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल। आगे देखिए, नेक्स्ट है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। यानी एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो इसी को तो हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं साथियों। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संख्या, याद रखना, ठीक है। द्रव्यमान संख्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ना योगफल को नहीं पूछा है ना, एक सेकंड साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योगफल के कुल संख्या को क्या कहते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन की कुल संख्या पूछा है। एक सेकंड देखिए, यहाँ पर अवोगाद्रो की संख्या आपका आंसर होगा। यही तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पेपर में गलती हो जाती है। देखो, मुझसे भी यहाँ पर ये गलती हो रही थी। यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अवोगाद्रो का संख्या। क्वेश्चन में बोला यह गया है कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या किस रूप में जाना जाता है? तो इसको अवोगाद्रो की संख्या बोलते हैं। और अवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है, इसका मान क्या होता है? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये आप याद रखना, गलती मत करना साथियों, बाय मिस्टेक जो गलती अभी मेरे से हुई थी। देखो, अगर आपसे पूछा जाता कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कुल संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, तो भाई वहाँ पर आपका द्रव्यमान संख्या आंसर हो जाता। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबियासिस उत्पन्न करता है। बताइए, अमीबियासिस जो है इनमें से कौन सा बीमारी, कौन सा डिजीज है जो कि उत्पन्न करता है? ध्यान से देखिएगा, अमीबियासिस जो है ये पेचिस नामक रोग को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेचिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल का उपयोग है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल का उपयोग है। देखिए ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई देखिए, मादक पेय, खांसी के सिरप में, पेंट विनिर्माण में, इन सभी में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है और अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना, कि अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा C2H5OH। चलिए आगे देखिए, इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है? भाई इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, इकाई क्षेत्र पर बल दाब को कहते हैं। दाब बराबर दाब प्रेशर, इसको दाब बराबर क्या होता है साथियों?
देखिए बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, बल अपॉन क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं, यानी F अपॉन A। याद रखिएगा ये जो है दाब का सूत्र होता है, और इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है, तो दाब को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए करेक्ट आएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं का आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है। करेक्ट आएगा अवोगाद्रो की संख्या। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अवोगाद्रो की संख्या जो है इसे Na द्वारा दर्शाया गया है, और इसकी इकाई जो होती है ना, देखिए इसकी इकाई क्या होती है, तो भाई प्रति मोल या मोल इनवर्स होता है। और इसका मान तो मैंने आपको बता ही दिया कि 6.022 लगभग में याद रखना, गुने 10 का पावर 23 है, ये 10 का पावर 23 मोल इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जब सफ़ेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण क्यों होता है, आपको ये बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं, इसीलिए विक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि एक उत्तल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका 24 सेंटीमीटर है, r बराबर 24 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और आप सभी को मैंने कितनी बार पढ़ाया है कि साथियों फोकस दूरी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, f बराबर होता है r/2। तो r का मान यहाँ दिया हुआ है, फोकस दूरी ही निकालना है ना, तो f बराबर r/2 करेंगे। r का मान 24/2, तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का सामान्य नाम क्या है। ये जो यौगिक है इसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होता है साथियों, याद रखना, बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बताइए चॉकलेट में इनमें से किसकी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सीसा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सोनार का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान से आपको देखना है। देखिए सोनार का प्रयोग जो है ना समुद्र में किया जाता है, जहाज़ों में। इससे बहुत कुछ आकलन किया जाता है, जैसे कि साथियों ये समुद्र की गहराई वगैरह जो भी है सब सोनार के माध्यम से ही ज्ञात किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ये जो है सोनार का फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन माध्यम के घनत्वों में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोहन के लिए लिया गया समय है। बताइए निम्न में से कौन माध्यम के घनत्वों में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है। देखिए करेक्ट होगा समय अवधि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है। बताइए मानव शरीर का कौन सा भाग है जहां पर विली उपस्थित होता है। करेक्ट आएगा छोटी आंत में। साथियों स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर कुछ विली होता है। देखिए इसको जूम करके दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए जूम करके आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये मौजूद होता है। यहाँ पर ये जो है इसी को हम विली बोलते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, तो याद रखना बेसिकली ये जो विली है ये कहाँ पर उपस्थित होता है, तो ये छोटी आंत का ही ये भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है। तो त्वरण का इकाई क्या होता है, त्वरण की इकाई होती है साथियों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने किया था।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? बताइए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है अनुमस्तिष्क। किस प्रकार का लेंस मानव के नेत्रों में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? यानी हमारे आंखों में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है जो कि प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों में मौजूद है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें किस प्रकार का जुड़ा हुआ कहा जाता है? देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण के ध्रुव यानी पी से प्रमुख किरण केंद्र एफ की दूरी कितनी है? ये आपको बताना है। तो गोलाकार दर्पण के ध्रुव से प्रमुख किरण यानी फोकस की दूरी कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसी को तो हम फोकस दूरी कहते हैं ना साथियों, इसी को फोकस दूरी कहते हैं भाई, कि गोलाकार दर्पण के ध्रुव से प्रमुख किरण केंद्र एफ की दूरी कितनी है, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? एफ की दूरी, तो फोकस दूरी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? इस चैप्टर से अभी ग्रुप डी में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? करेक्ट आएगा साथियों, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है, यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसकी समय अवधि कितनी होगी? भाई, समय अवधि निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए सूत्र होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो भाई 1/फ्रीक्वेंसी का मान आपको 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.01 सेकंड निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है? देखिए, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, ये सभी जो है आपका पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? बताइए, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? तो देखिए, श्रवणग्राही होता है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है श्रवणग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साथियों, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जा रही है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जा रही है। तो यहाँ पर कॉपर और जल आपको मिल रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे देखिए, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है आपको बतानी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, लिख के ले लो, डायरेक्ट पेपर में आएंगे और बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, इसकी जब रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो क्या पदार्थ बन रहा है। आपको बताना है कि ये जो दी गई अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप सभी को यहाँ पर पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर जो है ना, देखिए आयरन को भाई विस्थापित कर दिया है किसने? तो एल्युमिनियम ने। तो एक ही विस्थापन हुआ है, केवल एक ही जो है चेंज हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलेंगे ना, विस्थापन अभिक्रिया ही बोलेंगे, द्विविस्थापन तो बोलेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ किस रंग की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, जब मैग्नीशियम की फीता को या रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो आग होता है उसका लौ किस रंग का होता है? याद रखिए, चमकीला उजाला होता है, चमकीला उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? देखिए, दूध से दही का बनना ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केमिकल चेंज। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवरित पथ क्या कहलाता है? साथियों, विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवरित पथ जो है ये क्या कहलाता है? तो करेक्ट आएगा साथियों, विद्युत परिपथ कहलाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विद्युत परिपथ। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परित अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस बल के कारण
चंद्रमा पृथ्वी के परित अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है? करेक्ट आंसर होगा अभिकेंद्री बल के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप आंसर कर रहे हैं अभिकेंद्री बल तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? क्लास आपको सुपर फास्ट करवा रहे हैं जिससे आपका समय बचे हुए समय में बाकी की चीज़ों का रिवीजन कर पाओ आप। ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ये भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, बढ़ती है। निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, इनमें से किसको पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में एंटोन डी वेरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पादप रोग विज्ञान का जनक, याद रखना एंटोन डी वेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? बताइए, बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है वो कौन सा होता है? याद रखिए, बड़ी आंत का पहला भाग जो होता है उसको सीकम कहा जाता है। सीकम लगभग 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा होता है। याद रखना 5 इंच ये लंबा होता है और भाई 3 इंच जो है ना ये चौड़ा होता है। ठीक है, सीकम का मुख्य कार्य क्या, अगर आपसे पूछे कि बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है सीकम, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है बिना पचे हुए भोजन और पानी को संग्रहित करना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल जो होती है वो होती है गतिशील घर्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट है, गतिशील घर्षण। एरिन किसे कहते हैं? बताइए, एरिन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, सुगंधित हाइड्रोकार्बन को एरिन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुगंधित हाइड्रोकार्बन है भाई एरिन। ठोस कण की इकाई क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस कण की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्टेरेडियन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, ठोस कण की इकाई याद रखना स्टेरेडियन होती है। आगे देखिए, आकर्षण बल सबसे कम प्रभावी किसमें होता है? तो आकर्षण बल जो है ये सबसे कम प्रभावी किसमें होता है? करेक्ट आंसर होगा गैस में। आकर्षण बल सबसे कम प्रभावी किसमें होता है? तो गैस, याद रखना ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, गैस में। आगे देखिए, मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है। बताइए, मेलाकाइट जो है ये किसका एक अयस्क है भाई? ध्यान से देखिए, मेलाकाइट जो है ना साथियों ये तांबा का यानी कॉपर का एक अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कॉपर यानी तांबा। कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? कोक का उपयोग महत्वपूर्ण रूप से हम कहाँ पर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है कि धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में कोक का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के बाहर नहीं लिया है और ये 2024 का जो एएलपी का पेपर हुआ है उसी के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सी गैस सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अम्ल वर्षा का कारण होती है? इनमें से कौन सी गैस है जो भाई आपको बताना है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अम्ल वर्षा का कारण होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो अभिक्रिया आपको दी गई है इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ये आपको बताना है। बताइए, तो यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बदल कर भाई किसमें जुड़ जा रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो ऑक्सीकरण तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांसा जो होता है, कांसी, ये किसकी मिश्र धातु है? देखिए, कांसा जो है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, तांबा और टीन का मिश्र धातु। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? देखिए, करेक्ट आएगा पुराने जाइलम में, अंतकाष्ठ जिसको बोलते हैं, या फिर किस रूप में अगर आपसे पूछे ना, ये तो आपसे पूछा है कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है, तो पुराने जाइलम में या तो अंतकाष्ठ आपको ऑप्शन में देगा। और अगर आपसे पूछे किस रूप में संचित कर सकता है, तो याद रखना गोंद या फिर रेजिन, गोंद और रेजिन के रूप में, गोंद और रेजिन के रूप में, ये याद रखना पूछा जाता है डायरेक्ट, पिछली बार भी पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयन होने वाले पदार्थ की पहचान करिए। चलिए अब बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है। इसके अभिक्रिया से देखो, एक तो जिंक आपको प्राप्त हो रहा है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। आपको बताना है कौन सा किसका अपचयन हो रहा है, बताइए पदार्थ कौन सा है। तो देखो जिंक ऑक्साइड जो है ये जिंक में बदल जा रहा है, इससे ऑक्सीजन जो है आपका हट जा रहा है। तो किसका अपचयन हो रहा है, तो भाई जिंक का ही हो रहा है ना। देखो जिंक ऑक्साइड का हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जिंक ऑक्साइड का, जिंक का नहीं जिंक ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, क्लेमाइडोमोनास जो है ना एक कोशिकीय हरित शैवाल का उदाहरण है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पेपर में आता है, याद रखिए क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, बताइए। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर इसका भार आपको निकालना है ना, तो वेट बराबर होता है m/g, ठीक है। तो द्रव्यमान आपको 10 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और जी का मान आपको बोला है यहाँ पर लेने के लिए कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 100 ही आएगा ना, तो भाई 100 आएगा, 100 न्यूटन इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के लिए सत्य है, बताइए। ए में लिखा हुआ है एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 6420 नहीं, 6000 केवल 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, सत्य आपको चुनना है। बी में एक सेकंड निकल में ध्वनि की गति कौन सा के लिए सत्य है, ठीक है। तो देखिए हाँ, एल्युमिनियम में ध्वनि की गति, ठीक है, ये तो सही है यार, हाँ ठीक है, यही सही है यार। देखो निकल में होती है वो, निकल में ये गलत लिखा हुआ है। निकल में जो है ना 6040 होता है, याद रखना, 6040 मीटर प्रति सेकंड ये निकल में होता है। यहाँ निकल वाला गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो केवल एक ही सत्य है ना, केवल यही सत्य है भाई, केवल यही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ये कथन था, माफ़ी चाहते हैं, ये दोनों कथन था, स्टेटमेंट था, ठीक है। ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सत्य है, बी गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, मैंने ध्यान से नहीं देखा था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। 30 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ चलती है, तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी, लगाइए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि होता है साथियों ½ mv²। सॉल्व करते हैं, ½ m द्रव्यमान का मान 30 केजी दिया हुआ है, v आपका 5 है, v का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 15 को 25 से जब आप गुना करोगे तो 375 जूल आपका मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए, वृक्कास्म यानी गुर्दे की पथरी बनाने वाला सबसे सामान्य यौगिक है। यानी किडनी में जो स्टोन होता है ना, वो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं अभी और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी तरह के साइंस के एक्सपेक्टेड क्लासेस और करेंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्लासेस लेकर आऊँगा। सारी क्लासेस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।